देखिए, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स हम लोग देखेंगे। ट्रांसपोज को हिंदी में परिवर्त कहते हैं, है ना। परिवर्त, परिवर्त यानी अवयव का परिवर्त। तो देखिए, यदि A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 कोई मैट्रिक्स है 3/2 ऑर्डर का, तो इसका ट्रांसपोज निकालने का तरीका ये है कि हम रो को कॉलम्स और कॉलम्स को रो बना देते हैं। तो देखिए, ये रो है तो इसे हम कॉलम बना दें, 1 2 3 4 तो यहाँ 3 4, और 5 6 रो है तो 5 6 कॉलम बना दें। तो ये जैसे ही हम रो को कॉलम्स और कॉलम्स को रो बनाते हैं तो मैट्रिक्स का ऑर्डर अपने आप जो है चेंज हो जाता है, और यही ट्रांसपोज कहलाता है ए का। और ट्रांसपोज को हम ए डैश या फिर ए टी से डिनोट करते हैं। अब किसी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आप निकाल सकते हैं। कैसे? तो बाई इंटरचेंजिंग रो इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रो। तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे, है ना, m by n be a matrix, then we obtained a matrix from A by interchanging rows into columns and columns into rows। ठीक है, तो we obtain a matrix and देखिए, अभी हम लोग देखिए आज हम लोग ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसपोज को हिंदी में हम लोग परिवर्त कहते हैं, है ना। तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, आइए देखते हैं। अगर ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 1 7, तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमें इसके रो को कॉलम्स और कॉलम्स को रो में बदल देने से मिल जाता है। अब जैसे मान लेते हैं कि इसका रो है 1 2, तो एक मैट्रिक्स लेंगे 1 2, दूसरा रो है 3 4, तो ये लेंगे 3 4, तीसरा लेंगे 1 7 1 7, और ये 3/2 है, और ये जो है 3/2 हो गया। तो जैसे ही हम किसी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो ऑर्डर भी जो है बदल जाता है। इसमें ऑर्डर जो है 2/3 हो गया। तो यह मैट्रिक्स इसका ट्रांसपोज है, और ट्रांसपोज मैट्रिक्स को हम ए डैश या फिर ए टी से डिनोट करते हैं। तो हम ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं
कि लेट A इज इक्वल टू Aij M by n be a matrix of order M by n. The matrix obtained by interchanging rows into columns and columns into rows of a given matrix. A is called transpose of A and it is denoted by A dash या A t. तो ये हुआ ट्रांसपोज। अब जो है किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला जा सकता है। अब ट्रांसपोज का मैट्रिक्स का कुछ प्रॉपर्टीज होता है, इसको हम लोग देखेंगे। तो क्या प्रॉपर्टीज होता है ये देखिए। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज होता है कि ए डैश डैश यानी कि ट्रांसपोज ऑफ ए का ट्रांसपोज ए इट सेल्फ होता है। अब इसको दो तरीका से हम एक तो एग्जांपल द्वारा प्रूफ कर सकते हैं। तो जैसे अगर ए इज इक्वल टू 1 2 1 1 कोई मैट्रिक्स लेते हैं, स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगुलर। अब इसका हम ट्रांसपोज करते हैं, ये 2/2 का है, तो ट्रांसपोज करने से हमें क्या मिला, रो को कॉलम बना देंगे तो ये 1 2 हो गया, ये रो हुआ 1 1 हुआ, तो यह भी जो है 2/2 ऑर्डर का हो गया। अब अगर हम इस मैट्रिक्स का फिर से ट्रांसपोज कर दें ऐसा, तो देखिए फिर इसका 1 1 है तो 1 1 कह देंगे, 2 1 रो है तो 2 1 को कॉलम बना देंगे, ये 2/2 हुआ और फिर से सेम टू सेम मैट्रिक्स हमें मिल गया A। तो इस तरह से A डैश का डैश इज इक्वल टू A टी का है, तो हम कह सकते हैं कि द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ऐसा कह सकते हैं द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स is matrix itself। और दूसरा तरीका है कि अगर A इज इक्वल टू, हम डिफिनीशन से Aij लेकर चलते हैं और इसका ट्रांसपोज हम निकालते हैं तो इसको Aj कह देते हैं। अगर यह M/n ऑर्डर का है तो यह n/m ऑर्डर का हो जाएगा। अब यदि फिर से इसका हम ट्रांसपोज करते हैं तो फिर से यह Aij हो जाता है और ऑर्डर भी चेंज हो जाता है और फिर से यह A के इक्वल हो जाता है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हुआ। अब देखिए इसका सेकंड प्रॉपर्टीज कुछ इस तरह से है कि यदि दो मैट्रिक्स हम लेते हैं तो A और B यदि दो मैट्रिक्स हो, सेकंड प्रॉपर्टी, तो A प्लस B का ट्रांसपोज जो है A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज के सम के इक्वल होता है। इसको कह सकते हैं कि द ट्रांसपोज ऑफ द सम ऑफ टू मैट्रिसेज या 3 more than 2 matrices is equal to the sum of their transposes, है ना। तो पहले यहाँ ट्रांसपोज लगाए, उसके बाद सम, और इधर पहले सम और तब ट्रांसपोजेज के बराबर होता है। यानी कि दो मैट्रिक्स का जो योग का ट्रांसपोज है वह
उस दोनों मैट्रिक्स के अलग अलग ट्रांसपोज के योग के बराबर होता है, परिवर्त के बराबर होता है। अब एग्जाम्पल बहुत आसान है, चूंकि यहाँ प्लस करना है तो जब दो मैट्रिक्स लेंगे तो हम यह ध्यान रखेंगे कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस का ये कंडीशन है। तो अगर मान लेते हैं कि हम 1 2 3 1 0 1 एक मैट्रिक्स लिए हैं, ये 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो बी भी हमें मैट्रिक्स जो लेना होगा, चाहे हम जो लें, यह भी जो है 1 1 0, यह भी 2/3 ऑर्डर का ही लेना पड़ेगा, तब यह प्रॉपर्टीज को आप साबित कर सकते हैं। अब देखिए, अगर ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3, ये जो रो है ऐसे 1 0 1 ऐसे, ये 3/2 हो गया। ये जो है बी डैश निकालेंगे 1 0 1 1 0 1 फिर 1 1 0, ये ऐसे हो गया, ये 3/2 हो गया। अब इसको ऐड करेंगे पहले a प्लस बी, तो देखिए एडिशन आप जानते हैं 1 + 1 क्या होता है 2, 2 और 0 2, 3 1 4, फिर 1 1 2, 0 1 1 1 0 1, ये हो गया। अब आप इसका a प्लस बी का ट्रांसपोज निकाल लीजिए, तो ट्रांसपोज हो गया 2 2 4 और यहाँ हो गया 2 1 1, ऐसा है। ऑर्डर तो वही हो गया, ये 3/2 हो गया, ये 2/3 है, ट्रांसपोज का ऐसा हो जाता है। अब देखिए हमें LHS तो निकल गया, a प्लस बी का डैश। अब हम RHS के बारे में सोचेंगे कि a डैश प्लस b डैश कितना होगा। तो देखिए a डैश इतना है, b डैश इतना है, तो हम a डैश प्लस b डैश निकालेंगे तो क्या होगा। देखिए 1 और 1 ये 2 हो गया, 2 और 0 2a हुआ, 3 और 1 4 हो गया, फिर 1 और 1 2 हुआ, 0 और 1 1 हुआ और 1 0 1 हुआ, और इसका भी ऑर्डर 3/2 है। तो आप देख रहे हैं कि ये और ये दोनों सेम मैट्रिक्स है, इसलिए a प्लस बी डैश का a डैश प्लस b डैश ये प्रूफ हो गया। तो ये तीसरा प्रॉपर्टी है। अब देखिए चौथा प्रॉपर्टी होगा ट्रांसपोज का, कि मान लिया जाए तीसरा चौथा जो भी प्रॉपर्टी हो कि अगर वो के कोई कांस्टेंट है, के मैट्रिक्स है और इसका ट्रांसपोज होता है, तो के बाहर निकल जाता है और ए के ट्रांसपोज के इक्वल हो जाता है। ये बहुत आसान है। जैसे अगर मान लिया जाए कि हम एक मैट्रिक्स लेते हैं A और इसको लेते हैं 1 2 3 4 ऐसा। अब हम एक कोई कांस्टेंट लेते हैं K, तो K जब हम करेंगे तो K 2K 3K 4K ये हम जानते हैं। अब अगर हम KA का ट्रांसपोज करते हैं तो हमारे पास हो जाता है K 2K और फिर क्या हो जाता है 3K और 4K। जो रो था वो कॉलम्स हो गया, रो था वो कॉलम्स हो गया। अब देखिए हम A डैश पहले निकालते हैं, तो A डैश क्या है, तो रो है 1 2, तो 1 2 हो गया, कॉलम 3 4, तो यहाँ 3 4 हो गया, ये A डैश हो गया। अब हम A डैश में K से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो K से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आप जानते हैं कि किसी मैट्रिक्स को तो K सब में हो जाता है, 3K 2K और 4K। अब हम देखते हैं कि जो ये रिजल्ट है वो ये रिजल्ट है मैट्रिक्स, इसलिए कह सकते हैं कि K A डैश का K और A डैश के बराबर होता है। ट्रांसपोज का ये है। अब उसके बाद ट्रांसपोज का अगला जो रूल है उसको ध्यान में देखना है, और वो रूल क्या है, दो मैट्रिक्स अगर है और दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का जो ट्रांसपोज होता है वह मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के है ना प्रोडक्ट के बराबर होता है। लेकिन यह ध्यान ये रखना है
कि ए बी डैश इज इक्वल टू ए डैश और बी डैश नहीं होता है। तो इसलिए इसको रिवर्सल ऑर्डर भी, रिवर्सल रूल भी कहा जाता है। अब इसको हम कैसे कह सकते हैं कि द ट्रांसपोज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ two matrices is equal to the product of their transposes in reverse order। ये रिवर्स ऑर्डर लिखना पड़ेगा। तो किसी दो मैट्रिक्स के गुणन का परिवर्त, किसी दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज बराबर होता है उन मैट्रिक्स के परिवर्त के गुणन के और रिवर्स ऑर्डर में, यानी कि बी पहले और ए बाद में। अब यदि हम इसमें कोई दो एग्जाम्पल अगर लें तो हमें यह देखना होगा कि ए और बी ऐसा मैट्रिक्स हमें लेना होगा जो प्रोडक्ट के लिए कन्फर्मेबल हो। तो प्रोडक्ट के लिए कन्फर्मेबल क्या होता है मैट्रिक्स में कि पहला मैट्रिक्स का कॉलम्स की संख्या दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या का इक्वल होना चाहिए। तो जब भी हम मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि वो दोनों मैट्रिक्स प्रोडक्ट के लिए कन्फर्मेबल हो। अब जैसे मान लिया जाए कि हम 1 2 एक मैट्रिक्स लेते हैं। ये मैट्रिक्स जो है 2/1 ऑर्डर का है, तो ये मैट्रिक्स है। अब भी एक दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं। देखिए इसमें कॉलम्स कितना है, तो 1 है। अब ऐसा एक मैट्रिक्स लीजिए जिसमें कि रो 1 हो, यानी कि हम 1 1 कह सकते हैं। अब रो कितना है, 1 है, तो 1, तो ये कॉलम हुआ, ये रो हुआ, यानी ये दोनों मैट्रिक्स प्रोडक्ट के लिए कन्फर्मेबल है। एक छोटा एग्जांपल हम लेते हैं। अब देखिए पहले हम ए बी का प्रोडक्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये 1 है तो 1 ही हो गया, और 2 कॉलम्स है तो 1 1 हो गया। इसके बाद ये 2 है तो 2 2 हो गया, 2 कॉलम्स है। अब इस कॉलम्स को उठाएंगे 1 1 इंटू हो गया, फिर इसको उठाएंगे 1 1, यानी कि ये जो मैट्रिक्स हो गया हमारा 1 इंटू 1 1 1 2 और 2, ये प्रोडक्ट करना आप जानते हैं। इसलिए यदि ए बी का अब ट्रांसपोज हम निकालना चाहें तो 1 1 रो है तो 1 1 को कॉलम बना देंगे, 2 2 रो है तो 2 2 को कॉलम बना देंगे। ये 2/2 ऑर्डर का हमें प्राप्त हो गया। अब देखिए ए एक मैट्रिक्स है तो ए डैश इसका ट्रांसपोज निकालिए, तो 1 2 कॉलम है तो 1 2 को रो बना दिया और इसको 1/2 कह दिया। इसके बाद अब बी डैश, देखिए 1 1 है रो तो 1 1 को कॉलम हमने बना दिया और ये 2/1। अब देखिए बी डैश और ए डैश का क्या प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं, तो बी डैश में नंबर ऑफ कॉलम्स 1 है और ए डैश में नंबर ऑफ रोज 1 है, इक्वल है, यानी कि प्रोडक्ट पॉसिबल है। और अब प्रोडक्ट कैसे करते हैं, तो बस वही तरीका है। बी को पहले लेंगे तो इसका रो, पहला रो तो 1 है, 2 टाइम्स लेंगे, फिर ये भी 2 टाइम्स लेंगे। कॉलम 1 है 1 है, 2 है 2 है, इसलिए बी डैश ए डैश इज इक्वल टू करेंगे तो 1 1 2 2। अब इस तरह से ये 2/2 ऑर्डर का यह भी है, तो ये दोनों ही मैट्रिक्स सेम हो गया। इसका मतलब है कि ए बी डैश इज इक्वल टू बी ए डैश। अब यदि ए डैश बी डैश आप करते तो रिजल्ट नहीं आता, इसीलिए ये रिवर्सल रूल का होना जरूरी है। तो अब मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, उसका प्रैक्टिस करना है और अलग अलग तरह के क्वेश्चंस दिए रहेंगे। जैसे कभी कोई मैट्रिक्स दिया अगर हो, कोई भी मैट्रिक्स हो, स्क्वायर हो
रेक्टेंगुलर हो, किसी भी ऑर्डर का हो, तो आपसे कहा जाएगा कि फाइंड a इंटू a डैश, फिर कहा जाएगा a प्लस a डैश, फिर कहा जाएगा a माइनस a डैश। तो यानी कि पहले इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे और जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम उसको बनाएंगे। मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज है, तो दो मैट्रिक्स ही हुआ, और दो मैट्रिक्स का आप मल्टीप्लाई करना, एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, ये सब जानते हैं। तो उस अकॉर्डिंग जो है आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। सिमेट्रिक इसको हम लोग कहते हैं सममित अवयव, हिंदी में बोले तो सममित अवयव। अब क्या होता है इसे हम लोग देखते हैं। मान लिया जाए कि ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 3। अब इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालें तो इसका ए डैश निकालते हैं, तो जो रो है वो कॉलम बना देते हैं 1 3, और ये जो रो है 3 2, इसको कॉलम बना देते हैं। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ये फिर से वही मैट्रिक्स मिल गया, ठीक है ना। तो ए डैश यदि निकाल लें तो यह ए मिल गया। तो जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज पुनः वही मैट्रिक्स मिल जाए तो उसी को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर का, इज कॉल्ड सिमेट्रिक matrix if A dash is equal to A, that is, इसको ऐसे भी कह सकते हैं Aij is equal to Aj I। अब इसका मतलब समझिए, Aij for all ij, सभी ij का मान डिपेंड करता है कि n बाई n ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है उस पर डिपेंड करता है। 3 बाई 3, तो i का मान 1 2 3, j का वैल्यू 1 2 3 ऐसे जाता है। अब जैसे मान लिया जाए कि हम यदि कहते हैं A11 A21 A22 A23, ये एक मैट्रिक्स है, जैसा कि आप जानते हैं यह डायगोनल एलिमेंट है। फिर एक लेते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये 3 बाई 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये डायगोनल एलिमेंट्स है। तो Aij इज इक्वल टू Aj का मतलब क्या है? देखिए, यदि हम यहाँ पर A21 कहते हैं, A12 A12 ऐसा है, ये 2 2 है, ये गलती लिखा गया है। तो A11 A12 A21 A22, तो A11 और A22 ये तो डायगोनल हो गया। तो डायगोनल को छोड़कर अब देखिए A21 और A12 यह इक्वल होना चाहिए। उसी तरह से डायगोनल को छोड़कर यदि हम देखते हैं तो यदि हम A12 कहते हैं तो यह बराबर होना चाहिए A21 के। यदि हम A13 कहते हैं तो 1 3 है, तो ये इक्वल होना चाहिए 3 1 के। यदि हम A23 लेते हैं तो यह इक्वल होना चाहिए A32 ऐसा। अब अपने से भी हम कोई मैट्रिक्स बना सकते हैं, ले सकते हैं जो सिमेट्रिक होगा। जैसे बहुत आसान है, मान लिया जाए कि हम डायगोनल एलिमेंट के जगह पर कुछ भी लेते हैं,
3, 5 और 7 कोई भी एलिमेंट्स ले लें। अब देखिए यहाँ पर जो एलिमेंट होना चाहिए, मान लिया जाए कि यहाँ पर हम 4 लेते हैं, यहाँ पर हम 3 लेते हैं, तो देखिए स्थान 1, 2 ये किसके बराबर होना चाहिए, 2, 1 के। तो अब यहाँ पर आप 4 ले लीजिए और 1, 3 किसके बराबर होना चाहिए, 3, 1 के, तो यहाँ पर 3 ले लीजिए। अब यहाँ पर मान लिया जाए कि आप 2 लेते हैं, तो यहाँ भी 2 ले लीजिए और आप देखेंगे कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर ये अगर डायगोनल एलिमेंट के अलोंग इस मैट्रिक्स को हम फोल्ड करते हैं तो 4, 4 के साथ, 3, 3 के साथ और 2, 2 के साथ यहाँ कोइंसाइड हो रहा है, तो यह एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब इसका टेस्ट भी कर लिया जाए। अगर मान लिया जाए कि इसको हम A कहते हैं, तो A का ट्रांसपोज यदि हम निकालेंगे तो इस कॉलम रो को हम कॉलम बना देते हैं 3, 4, 3, तो यहाँ लिखेंगे 3, 4, 3, फिर 4, 5, 2, 4, 5, 2, फिर लिखेंगे 3, 2, 7, 3, 2, 7 और देखिए तो फिर से हमें सेम टू सेम मैट्रिक्स मिल गया। तो ऐसे होता है डायगोनल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब मान लिया जाए कि बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल्स हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा, और सिमेट्रिक दिखाना तो बहुत आसान है। जैसे अगर मान लेते हैं कि हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, यहाँ A, B, C इसका डायगोनल एलिमेंट्स लेते हैं, यहाँ H, G, F ले लेते हैं, तो यहाँ H, G और F कह देते हैं। अब ये तय है कि यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बाद अब हम लोग अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे कि अस्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। तो एक मैट्रिक्स है, इसको हम लोग अस्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। तो क्या होता है अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स? तो वही बात है, आप समझ गए हैं। ए मैट्रिक्स A is equal to Aij is said to be askew symmetric. Askew symmetric if A dash is equal to minus A. That is Aij is equal to minus Aji. सिर्फ अंतर इतना है कि मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकाले, पुनः वही मैट्रिक्स मिल गया तो वो सिमेट्रिक हुआ। और यदि नेगेटिव साइन के साथ मिला या पॉजिटिव हो तो नेगेटिव, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव, यानी कि साइन अगर बदल जा रहा है तो फिर वो अस्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। अब इसका एग्जांपल हम लोग देखें। जैसे मान लिया जाए कि हम 0, 0 यहाँ 2 और यहाँ -2 लेते हैं, ऐसा। अब A डैश निकाला जाए तो फर्स्ट जो रो है उसको कॉलम बनाएंगे तो 0, 2 हो जाएगा, और ये -2 और फिर जो है 0 हो जाएगा। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स अभी सेम नहीं है, तो एक काम करते हैं, इसमें से हम माइनस बाहर कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स का एक रूल है कि सभी एलिमेंट से माइनस बाहर होगा। तो देखिए माइनस बाहर तो 0 पर तो कोई असर नहीं पड़ा, ये -2 है तो +2 हो जाएगा, ये +2 है तो -2 हो जाएगा, और 0, 0 ही रह गया, अंत में ये -a मिल गया। तो A डैश इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, -a हो गया। इसलिए यह अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब एक खास बात हम कहते हैं Aij इज इक्वल टू -Aj। मतलब ध्यान दीजिए ये डायगोनल जो एलिमेंट है ना, तो सिमेट्रिक में ये और ये सेम होता है, इसमें भी डिजिट तो सेम होगा लेकिन साइन अपोजिट होगा। अगर यहाँ -2 है तो यहाँ 2 रहेगा, और 3/3 का जो ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा या 4/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, तो सब मैट्रिक्स में हम वही काम करेंगे। तो ये मैट्रिक्स अब ये तो क्लियर है, पहले ही बता चुके हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो यदि आप इस डिफिनीशन में स्क्वायर लिख भी सकते हैं, और नहीं तो यहाँ ऑर्डर n/n का मतलब ये होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि
अगर ए कोई मैट्रिक्स है, ए बी और सी इसका डायगोनल एलिमेंट है, यहाँ एच लेते हैं, यहाँ माइनस जी लेते हैं, यहाँ एफ लेते हैं, तो देखिए डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर जब हमको स्क्यू सिमेट्रिक बनाना हो तो यहाँ एच है तो यहाँ माइनस एच ले लेंगे, यहाँ माइनस जी है तो खाली जी ले लेंगे, यहाँ एफ है तो यहाँ माइनस एफ ले लेंगे, और ये देखेंगे कि ए डैश बराबर माइनस ए आ जाएगा, यानी स्क्यू सिमेट्रिक मिल सकता है। लेकिन जब यहाँ ए बी सी है तो यह स्क्यू सिमेट्रिक नहीं हो सकता है। ध्यान दीजिए क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि जब आप सिमेट्रिक बनाएंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे, आप माइनस को जब कॉमन करेंगे तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स पर असर पड़ जाएगा, इसलिए यह इसको इस रिजल्ट को सेटिस्फाई नहीं करेगा, नहीं होने देगा। तो यह आवश्यक है, अनिवार्य है कि स्क्यू सिमेट्रिक तभी पॉसिबल है जब उसका डायगोनल एलिमेंट जीरो हो, जीरो हो, जीरो, तभी जो है जीरो में प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एक दूसरा भी कारण है, देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि यह A11 होता है, यह A22 होता है, फिर यह A11, A22 और A33 होता है, माने I और J यह इक्वल होता है। तो यदि हम इस रिजल्ट में AIJ इज इक्वल टू, तो AII लिख दें और माइनस AIIJ के जगह पर II लिख दें, तो दिस इंप्लाइज दैट AII प्लस AII इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट 2AII इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट II इज इक्वल टू 0। ये II क्या हुआ, A11, A22, A33 यानी डायगोनल एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो ये हुआ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को लेकर। अब पहला प्रॉपर्टी तो ये है कि यदि मान लिया जाए कि कोई एक मैट्रिक्स है ए और उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स है ए डैश, तो ए और ए डैश एक मैट्रिक्स लेंगे, उसका ट्रांसपोज करेंगे या फिर उसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो वह सिमेट्रिक ही होगा। यानी आपको दिखाना है कि ए डैश ए बराबर, ठीक है ना, क्या होगा, तो देखिए ए डैश का डैश और इज इक्वल टू ए डैश, ऐसा होता है। अभी किस नियम से, देखिए आप पढ़े हैं कि अगर ए और बी का ट्रांसपोज होता है तो ये बी डैश और ए डैश बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है, रिवर्सल रूल। ए डैश और बी डैश लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, इस नियम का हम यहाँ पालन कर रहे हैं। ए डैश का ट्रांसपोज है तो हम पहले क्या लिख दिए, ए डैश का डैश ए। अब आप जानते हैं कि ए डैश का डैश ए होता है और ये डैश हो गया, तो यहाँ देखिए हम यहाँ देख रहे हैं कि वी है ना, क्या देख रहे हैं कि ए डैश को यदि हम x मान लें तो एक यह मैट्रिक्स है, क्या यह सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक दिखाने के लिए तो हमको यही ना दिखाना है कि x डैश इज इक्वल टू x होगा। तो देखिए x डैश इसको माने हैं आप, यानी कि ए डैश को x डैश माने हैं, और फिर से इसको x आ गया, a और a डैश आ गया, तो यहाँ तय है कि x डैश इज इक्वल टू x, सो x इज सिमेट्रिक, है ना, x इज सिमेट्रिक, और x का मतलब a डैश इज सिमेट्रिक, इसका यही मतलब है। ये थ्योरेटिकल हो गया। अब प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी इसको हम लोग साबित कर सकते हैं। कोई भी एक मैट्रिक्स ले लीजिए, उसका ट्रांसपोज निकालिए, दोनों का प्रोडक्ट कीजिए, तो वह प्रोडक्ट जो आएगा वह भी सिमेट्रिक ही होगा, है ना। तो देखिए हम इसको लैंग्वेज में कैसे कहेंगे कि द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स and its symmetric matrix
इज सिमेट्रिक, तो ऐसे लैंग्वेज में कहेंगे। अब देखिए दूसरा प्रॉपर्टीज, अगर कोई मैट्रिक्स हम लेते हैं ए और उसका ट्रांसपोज कह देते हैं ए डैश और दोनों को हम ऐड करते हैं, तो उसको ऐड करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा वह सिमेट्रिक होगा। ठीक है, अब इस बात को कैसे हम दिखाएंगे? तो मान लिया जाए कि ले a प्लस ए डैश इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं, तो हमको तो यही ना दिखाना है कि एक्स डैश बराबर एक्स, तब हम सिमेट्रिक कह देंगे। तो आइए देखा जाए, a प्लस ए डैश का डैश लेकर चलेंगे, a डैश आ प्लस ए डैश का डैश हो गया, यानी a डैश आ प्लस a हो गया। अब आप जानते हैं कि ये कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है, तो हम कह सकते हैं कि a डैश हो गया, यानी आप यहाँ x डैश लेकर चले और क्या पा लिए? x पा लिए। तो सो a प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक। पर्टिकुलर एग्जांपल से भी हम इसको दिखा सकते हैं। तो ये दूसरा प्रॉपर्टी हुआ। अब तीसरा प्रॉपर्टी, यानी कि मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है तो उसका सम जो है सिमेट्रिक होता है। ऐसे कहेंगे कि द सम ऑफ मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए, अगर मैट्रिक्स है और उसके ट्रांसपोज का हम डिफरेंस की बात करें, तो इसको अगर हम x मान लें सपोज कुछ समय के लिए, तो आप देखेंगे कि यदि x डैश कहेंगे ना तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। देख लिया जाए, a माइनस ए डैश का डैश हम लेकर चलेंगे, तो ये a डैश हो गया और a डैश का डैश हो गया, यानी a डैश हो गया और माइनस a हो गया। अब देखिए, इसको यदि करना होगा तो माइनस कॉमन लेना होगा और तब a माइनस ए डैश करेंगे, मैंने जो ये है वही ये आना चाहिए, मैंने x आना चाहिए। तो ये आप x डैश लेकर चले और माइनस x आ गया। सो a माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक, है ना? a माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। अब देखिए, तो और एग्जांपल से भी हम इसको सभी प्रॉपर्टीज को दिखा सकते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो देखिए क्या है? एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी expressed uniquely as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और वो भी यूनिकली माने अद्वितीय ढंग से, एक ही तरीका से, दो तरीका से नहीं। अब इसका मतलब ये है कि अगर एक कोई मैट्रिक्स है, ध्यान दीजिए, हम क्या लिख सकते हैं अपने से कि a प्लस ए डैश, और फिर हम क्या लिख सकते हैं? प्लस a माइनस ए डैश, ऐसा हम लिख सकते हैं। लेकिन इसका आंसर है नहीं। क्यों नहीं? कि a और a डैश तो कैंसिल हो जाएगा, a और a मिलकर 2a हो जाएगा, हम केवल a लेंगे। a एक मैट्रिक्स है। मान लिया जाए कि लेट a बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n by a, या a इज इक्वल टू a i j n by n, ऐसा मैट्रिक्स ले लेते हैं। अब a को हम जब ऐसा लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। तो यदि हम इसमें अगर 1/2 से भाग कर दे तब यह गलत नहीं होगा। इसलिए गलत नहीं होगा कि ये देखिए a/2 a डैश बाई 2 a/2 माइनस a डैश बाई 2, ये और ये कैंसिल हो गया,
a/2 और a/2 मिलके a हो गया। तो a को हम इतना लिख सकते हैं। अब जब a को इतना लिख सकते हैं तो ये 1/2 ये a प्लस a डैश हो गया और प्लस ये देखिए 1/2 a माइनस a डैश हो गया, है ना। अब ध्यान दीजिए 1/2 से हमको कोई दिक्कत नहीं है, यह सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक होने में कोई बाधा नहीं पहुंचाता है क्योंकि कांस्टेंट है, बाहर हो गया। अब आप जानिए कि ये अभी अभी हम लोग प्रूफ किए हैं यह सिमेट्रिक होता है और इसको प्रूफ किए हैं कि यह अस्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो क्या हम नहीं कह सकते हैं कि ए मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली, मैंने अब इसके अलावा और कोई दूसरा तरीका से नहीं व्यक्त किया जा सकता है। तो एक्सप्रेस यूनिकली एज द सम ऑफ सिमेट्री, ये क्या हो गया जी, सिमेट्रिक, और प्लस ये क्या हो गया जी, अस्क्यू सिमेट्रिक। तो बस यही रिजल्ट हो गया कि किसी भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। अब आपसे कभी सवाल इस तरह से पूछा जाता है, जैसे देखिए अब वो सेकेंड ऑर्डर का हो, थर्ड ऑर्डर का हो, फोर्थ ऑर्डर का हो, सबको करने का रूल एक ही है। तो इसको हम लोग ऐसे समझें कि एक्सप्रेस, एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लेते हैं कोई भी मैट्रिक्स ले लीजिए 3 5 1 -1, तो एक मैट्रिक्स है। तो एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज the sum of symmetric and askew symmetry, sum of symmetric and askew symmetry, ऐसा। तो क्या करते हैं हम, देखिए पहले हम एक मान लेते हैं कि यह a है 3 5 1 -1। अब हम a डैश निकाल लेते हैं, तो a डैश क्या हो जाएगा, तो 3 5 हो जाएगा और 1 -1 हो जाएगा। जो रो था उसको कॉलम बना लिए, ऐसा हो गया। अब देखिए पहले हम a प्लस a डैश निकाल लेते हैं, तो दो मैट्रिक्स का सम है। देखिए 3 5 1 -1 प्लस 3 1 5 -1, तो क्या हो जाएगा, आप सम करना जानते हैं। 3 और 3 6 हो गया, 5 1 6 हो गया, 1 और 5 6 हो गया, और -1 और -1 -2 हो गया। चलिए अब हम लोग a और a डैश निकल गया हमारा। अब हम इसमें क्या करते हैं, a माइनस a डैश भी निकाल लेते हैं। तो देखिए डायरेक्ट कर देते हैं, यहाँ माइनस खाली हो जाएगा। तो या 3 5 1 -1 एक बार लिख देते हैं, -3 1 5 -1। तो देखिए 3 -3 0 हुआ, 5 -1 4 हुआ, 1 -5 -4 हुआ, और -1 और +1 0 हुआ। ये ऐसे हो गया। तो a माइनस a डैश। अब आप देखेंगे यदि ध्यान से, तो देखिए ये डायगोनल एलिमेंट है, ये सिमेट्रिक बन चुका है, ये और ये देखिए ये डायगोनल एलिमेंट है। और अस्क्यू सिमेट्री का डायगोनल एलिमेंट आप जानते हैं कि 0 0 होता है और साइन अपोजिट होता है, यहाँ 4 है तो यहाँ -4 है। तो ये देखने से भी आपको लगा कि हाँ ये सिमेट्रिक बन गया और ये अस्क्यू सिमेट्रिक बन गया। अब मैट्रिक्स को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये वाला आप देखे हैं कि 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। 1/2 इसलिए करते हैं कि हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए a क्या है, तो 3 5 1 -1 1/2 यहाँ कह दीजिए a प्लस a डैश, तो 6 6 6 -2 ऐसा, प्लस 1/2 ये आया 0 4 -4 0 ऐसा। अब फाइनल रिजल्ट, इसलिए 3 5 1 -1 इज इक्वल टू 2 को सम में हम भेज देते हैं, यही नियम है।
तो ये 3 हुआ, 3 हुआ, 3 हुआ, -1 हो गया, और प्लस ये 0 का 0 ही रह गया, 2 हुआ, -2 हुआ और 0 हुआ। तो किसी भी दिए हुए मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक में चाहे ऑर्डर कोई भी हो व्यक्त कर सकते हैं। यही प्रोसेस है, यही तरीका है। तो हम लोगों ने देखा कि 1 - 1 को हम ऐसा 3 3 और 3 - 1 प्लस, है ना, 0 2 -2 0, यही आंसर हो गया। ठीक है ना, ये सिमेट्रिक है और ये अस्क्यू सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक से रिलेटेड और भी बहुत से प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस आप करेंगे। पर्टिकुलर एग्जाम्पल के द्वारा इसके सभी प्रॉपर्टीज को साबित किया जा सकता है और कुछ और भी प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ और इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, जैसे इफ A and B are symmetric matrices, then first A plus B is symmetric, है ना, A plus B is symmetric। ये सिमेट्रिक होगा, कैसे देख लिया जाए। A plus B का डैश इज इक्वल टू A प्लस बी हमको ला देना है, तो A डैश प्लस B डैश। अब हम जानते हैं कि दिया है क्वेश्चन में ही कि A और B सिमेट्रिक है, यानी A डैश बराबर A और B डैश बराबर B, तो यह A हो गया और यह B हो गया, तो A प्लस B डैश बराबर AB हो गया, इसलिए यह सिमेट्रिक हो गया। दूसरा, A और B इज सिमेट्रिक, है ना, लेकिन कंडीशन है क्या, इफ एंड ओनली इफ AB इज इक्वल टू BA, यानी कि जब मैट्रिक्स प्रोडक्ट कम्यूटेटिव हो तभी जो है किसी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रोडक्ट सिमेट्रिक होगा। इसको भी ऐसे ही टेस्ट हम कर लेंगे। अब देखिए तीसरा, AB प्लस BA इज सिमेट्रिक, यह सिमेट्रिक हो जाएगा। ऐसे ही इसको भी टेस्ट करेंगे कि AB प्लस BA का डैश इज इक्वल टू, तो देखिए AB डैश प्लस ये BA डैश हो जाएगा। AB डैश को B डैश A डैश कहते हैं, प्लस इसको कहते हैं हम A डैश B डैश, रिवर्सल रूल। B डैश माने B, A डैश माने A, A डैश माने A B। अब देखिए ये कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है यहाँ पर, तो इसको हम BA लिख सकते हैं। तो जो ये लेकर चले डैश इतना आ गया, यानी कि यह सिमेट्रिक। चौथा प्रॉपर्टी होगा कि यदि हम AB माइनस BA कह दें तो इज अस्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा यह। और इसी तरह से इसको भी साबित कर सकते हैं कि AB माइनस BA का डैश लेकर चलेंगे तो AB का डैश माइनस BA का डैश। पहले हम डिफरेंस का रूल लगाएंगे और उसके बाद प्रोडक्ट का रूल लगाएंगे, रिवर्सल रूल। B डैश A डैश माइनस A डैश B डैश, B डैश B होता है चूंकि सिमेट्रिक है, और A डैश भी A होता है सिमेट्रिक है, A और B कह देंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो AB माइनस BA कह देंगे, तो AB माइनस BA डैश था, माइनस AB हो गया, तो अस्क्यू सिमेट्रिक हो गया। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज कुछ इस तरह से है, साबित करने का, प्रूफ करने का यही तरीका है थ्योरेटिकली। बाकी तो मैट्रिक्स का कोई भी एग्जांपल लेकर तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हम प्रूफ कर सकते हैं। देखिए मान लिया जाए कि इफ, अगला प्रॉपर्टी, A एंड B आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर सेम होना चाहिए, एंड B इज अस्क्यू सिमेट्रिक। स्पेशल केस है, B इज
अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन है ना A डैश B A इज अस्क्यू सिमेट्रिक। अब इसका कारण क्या है? B अस्क्यू सिमेट्रिक है, माने B डैश इज इक्वल टू माइनस B हम लिखते हैं। अब यदि हम इसको कैसे दिखाएंगे तो A डैश B और A पर ऐसे डैश करेंगे। इसका रिवर्सल रूल ऐसे होगा, पहले A डैश होगा, फिर जो है B डैश होगा और फिर A डैश का डैश हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो A डैश होगा, B डैश होगा और A डैश का डैश A होता है। अब देखिए A डैश बराबर A है और B डैश बराबर माइनस B है, यानी कि माइनस हो गया और ये A डैश के बारे में कुछ नहीं दिया है। A डैश के बारे में केवल यही दिया है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो A डैश को A हम नहीं लिखेंगे, A डैश ही रहने देंगे। केवल B के बारे में दिया है तो ऐसा लिख दिए, तो ये हो गया माइनस A डैश और ये हो गया B A। तो अब देखिए A डैश B A, A डैश B A और नेगेटिव के साथ हो गया, यानी कि यह अस्क्यू सिमेट्रिक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल से और भी प्रॉपर्टीज को हम समझ सकते हैं। मान लिया जाए एक प्रॉपर्टी है कि मैट्रिक्स B डैश A B इज, और वही है लेट A एंड B be two स्क्वायर मैट्रिसेस विथ सेम ऑर्डर। तो B डैश A B is symmetric are askew symmetric if, या ऐसे कह दिया जाए according as A is symmetric and askew symmetric। और कह दीजिए, अब देखिए सेम रिजल्ट हम लोग ऊपर में जो प्रूफ किए हैं तो वहां B के बारे में दिया था कि अस्क्यू सिमेट्रिक है, यहाँ दूसरा चीज है A के बारे में दे रहा है। यदि A सिमेट्रिक होगा तो ये पूरा सिमेट्रिक होगा और यदि A अस्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ये पूरा अस्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो बहुत आसान है, B डैश A और B लेते हैं ट्रांसपोज, और इसको हम तब का कह सकते हैं कि B डैश A डैश और B डैश का डैश ले लेते हैं। अब B के बारे में कहीं कुछ नहीं कह रहा है तो B डैश को B डैश लेंगे, A के डैश के बारे में कह रहा है। तो देखिए, तो व्हेन A डैश इज इक्वल टू A, यदि सिमेट्रिक दिया है तो क्या हो जाएगा, A और B डैश डैश BA होता है। तो देखिए जो डैश लेकर चले ये आ गया तो ये सिमेट्रिक हो गया। और देखिए व्हेन A डैश बराबर माइनस A हो जाए तो यहाँ B डैश माइनस A और B हो जाता है, यानी कि माइनस B डैश A और B हो जाता है, यानी कि अस्क्यू सिमेट्रिक हो गया। तो ये डिपेंड करता है A पर कि A हमारा सिमेट्रिक है या अस्क्यू सिमेट्रिक है। अब एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट उसके बारे में भी देख लें हम लोग। जैसे कोई मैट्रिक्स है तो उसका स्क्वायर करते हैं, मान लिया जाए कि ए बी मैट्रिक्स या ए बी है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाई n, ऐसा लिख लेते हैं। देखिए लेट a इज इक्वल टू ए आई जे n बाई n, यानी कि ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाई n, n कोई भी होगा। देन ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक, जब उसका स्क्वायर करेंगे सिमेट्री कब होगा, तो इफ आइदर ए इज सिमेट्रिक, ए इज सिमेट्रिक और ए इज अस्क्यू सिमेट्रिक, है ना। अब ये कंडीशन हो गया कि किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स का
स्क्वायर A2 सिमेट्रिक होगा, चाहे A सिमेट्रिक हो या चाहे A स्क्यू सिमेट्रिक हो। तो ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इसको हम लोग को ध्यान में रखना है और इस तरह के प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस करना है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग और वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। आइडोटेम्प्ट मैट्रिक्स क्या होता है, आइविलेटरी मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ मैट्रिक्स के तहत आज हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम देखेंगे कि जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं कि इफ ए बी ए मैट्रिक्स 3 - 4 2 1 - 1 2 by 2 ऑर्डर का, तो प्रूव दैट a to the power n is equal to a matrix 1 + 2n - 4n n और 1 - 2n। तो एक स्क्वायर रहे, ए क्यू रहे, तो हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 बार गुणा कर सकते हैं मैट्रिक्स का। लेकिन यह a to the power n है, तो ऐसे सवाल को हमेशा मैथमेटिकल इंडक्शन के मदद से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए, मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है। मान लिया जाए कि लेट Pn सच दैट a n is equal to 1 + 2n - 4n n और 1 - 2n, यानी कि जो हमें प्रूफ करना है इसे हम लोग Pn से डिनोट कर लेते हैं। अब स्टेप 1 हमारा क्या कहता है कि फॉर n is equal to 1, तो हम देखते हैं कि n is equal to 1 के लिए यह ट्रू है या नहीं। तो देखिए क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 कह देंगे। तो यहाँ देखिए 1 + 2 × 1 तो 2 हुआ, 4 × 1 फिर जो है 1 और 1 - 2 × 1। जब आगे बढ़ेंगे तो हम देखते हैं ये 3 हुआ, ये -4 हुआ, ये 1 हुआ और ये -1 हुआ। यानी जो मैट्रिक्स दिया हुआ है n = 1 लेने पर हमें यह मिल गया। इसका मतलब है कि हम लिखते हैं कि Pn is true for n = 1, ऐसा लिखते हैं। दैट इज P1 is true। तो ये मैथमेटिकल इंडक्शन का तरीका होता है। अब हम मान लेते हैं सेकेंड स्टेप में, let us consider या assume, let us consider that Pn is true for n = m, ऐसा मान लेते हैं। ये सेकेंड स्टेप्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि a का पावर m जहाँ जहाँ n है is equal to 1 + 2m - 4m m और 1 - 2m, ये एक मैट्रिक्स हो गया। इसको हम नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट Pn is true for n = m + 1। m के लिए हम ट्रू मान लेते हैं और m + 1 के लिए भी यह ट्रू है, ये हमें साबित करना होता है। यदि हम ऐसा साबित कर सकते हैं तो कहते हैं कि हाँ, यह जो मैट्रिक्स है यह n के हर वैल्यू के लिए ट्रू है, सत्य है। तो देखिए अब क्या करेंगे हम कि हमें अब वी है ना am + 1 के बारे में आपको सोचना है। तो इसको हम लिख सकते हैं am × a। अब देखिए am तो माना हुआ है आपका कि तो 2m - 4m am और 1 - 2m, ये m हो गया। और a मैट्रिक्स दिया हुआ है
तो ये 3 - 4, ये 1 और ये -1। अब इस दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं। यह भी 2/2 ऑर्डर का है, यह भी 2/2 ऑर्डर का है। अब देखिए, इसके बाद हम यहाँ आगे बढ़ाते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसे देखना है। तो देखिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि am+1 = इसके रो को हम ऐड कर देते हैं। तो 1 + 2m और माइनस ये हो गया 4m। थोड़ा सा जगह हम लोग कर लें। 1 + 2m एक साथ है और प्लस कर देते हैं, -4m को एक साथ कर देते हैं। अब ये इसको हम 2 कॉलम है इसमें, तो 2 बार लिख देंगे। फिर लिखेंगे 1 + 2m, फिर लिखेंगे -4m। अब सेकेंड रो है m + 1 - 2m और फिर से लिखेंगे m + 1 - 2m। अब इस रो का काम हो गया। कॉलम है 3 1, तो यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ 3, यहाँ 1। फिर -4 - 1, तो यहाँ -4, यहाँ -1, यहाँ -4, यहाँ -1 और मैट्रिक्स को बंद कर देंगे। अब इसके बाद हम लोग अब इसको देख लेंगे कि am+1 = अभी देखिए क्या हो गया, 3 + 6m - 4m। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, -4 - 8m प्लस ये हो जाएगा 4m। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 3m +1 - 2m, यहाँ हो गया -4m -1 प्लस 2m। इस तरह से अब इसको आगे सॉल्व करेंगे और देखिए क्या रिजल्ट मिलता है। तो ये हो गया 3 + 2m, 3 + 2m और नीचे हो जाएगा m+1। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, तो -4 -4m और यहाँ हो जाएगा -2m -1 और इसको ऐसे कर देंगे। आगे इसको जब लिखते हैं हम, तो देखिए 3 + 2m है। अब इसको हम में किस तरह से लिखना है ये देखना है। तो यहाँ हम 3 को 1 लिख देते हैं और इसके बाद यहाँ 2 लिख देते हैं और यहाँ 2m को 2m कह देते हैं। ऐसा हम कर सकते हैं। अब आइए, ये जो है -4 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ m+1 हो जाएगा। यहाँ पर m+1 है तो m+1 ऐसे ही रख देंगे और यहाँ पर अपने से हम 1 ले लेते हैं और -2m है, -1 है और एक -1 हम अपने से ले लेते हैं। 1 को जोड़ना, 1 को सब्ट्रैक्ट करना ताकि कोई फर्क नहीं पड़े। अब उसके बाद आगे हम लेते हैं कि देखिए यहाँ से हम 1 को 1 लेते हैं, 2 यहाँ लेकर यहाँ m+1 ले लेते हैं, यहाँ -4 m+1 ले लेते हैं, यहाँ हम m+1 ले लेते हैं और यहाँ पर हम 1 - 2 और m+1 ले लेते हैं और इसको ऐसे कर देते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इतना काम हम क्यों करेंगे और कैसे जानेंगे कि हमको इतना ही करना चाहिए। तो देखिए,
मैथमेटिकल इंडक्शन का यह नियम है कि जब आप m+1 के लिए प्रूफ कर रहे हैं तो आपका जो पैटर्न है, आपका जो फॉर्मेट है, इसी अनुरूप होना चाहिए। ये जो आपको प्रूफ करना है और इसके अनुरूप क्या होना चाहिए, आपने देखा कि n के लिए ट्रू है, आपने एज्यूम कर लिया। तो क्या किए, जहां जहां n था वहां आपने m लिख दिया। अब m+1 के लिए साबित करना है तो m+1 तो आपका आया एक्चुअल में इतना, लेकिन इसको रीशेड्यूल करके, है ना, रीराइट करके और एडजस्ट करके इसी फॉर्मेट में आपको लाना होगा। और जहां जहां n है वहां m+1 के रूप में आपको लाना है। तो देखिए, अब आप देखेंगे कि उसी फॉर्मेट में 1+2 और n के जगह पर m+1 हो गया, -4 n के जगह पर m+1 हो गया, इसके बाद n तो m+1 हो गया, इसके बाद 1 - 2 n तो m+1 हो गया। तो इसका मतलब है कि शो Pn is true for n = m+1। Therefore, एक लाइन लिख देंगे, Therefore Pn माने जो आप पहले ही मान चुके हैं इसको Pn is true for every value of n and hence the result। यही मेथड है और इसी तरह से हम लोग a⁴n के जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको बनाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे। अब जैसे एक क्वेश्चन आप लोग के लिए कि जैसे अगर मान लेते हैं कि दिया हुआ है कि इफ a = 1 1 1 1 1 1 1 1 3/3 ऑर्डर का यह मैट्रिक्स है, then prove that a⁴n = 3n - 1 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 and 3n - 1। तो देखिए, अभी 2/2 ऑर्डर का हम लोगों ने देखा, इसी तरह से 3/3 ऑर्डर का भी सिमिलर प्रोसेस है। आप बढ़ेंगे, पहले इसको Pn मान लेंगे, n = 1 के लिए देखेंगे कि ट्रू हो रहा है कि नहीं, फिर एज्यूम कर लेंगे कि m के लिए ट्रू है और तब दिखाएंगे कि m+1 के लिए ट्रू है। तो इसका मतलब होगा कि सभी के लिए ट्रू होगा और इतना बराबर इतना होता है। देखिए, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल होता है यदि डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट्स 0 हो जाए। तो यदि A एक डायगोनल मैट्रिक्स है तो a⁴n क्या होगा, तो a⁴n 0 0 0 b⁴n 0 0 0 और c⁴n हो जाएगा। और इसे हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा साबित भी कर सकते हैं। अब डायगोनल मैट्रिक्स को यदि हम ऐसा सिंबल में लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं ABC, देन, है ना, इफ A = डायगोनल ABC, देन a⁴n = डायगोनल, है ना, a⁴n b⁴n and c⁴n। और मान लिया जाए कि A3 की बात हम करें तो n के जगह पर 3 हो जाएगा, A4 की बात करें तो 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके मैट्रिक्स के जो पॉजिटिव इंटीग्रल्स पावर है उसका वैल्यू निकाल सकते हैं।